वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग देखेंगे आरसीसी डिज़ाइन में। आपको बताएंगे आज वर्किंग स्ट्रेच मेथड का डिज़ाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रेच मेथड पढ़ने से पहले थोड़ा सा डिज़ाइन स्टेप्स को देखते हैं कि अगर मान लिया जाए कहीं पे आपको आरसीसी स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइन करने से क्या क्या डिज़ाइन फिलोसफी को लिया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, थोड़ा सा और हम आपको बेसिक चीज़ बताते हैं, उसके बाद डिज़ाइन पे ले जाएंगे। ठीक है, एक दो क्लास है तो पूरा बेसिक चीज़ ही बता रहे हैं, क्योंकि ये आरसीसी ऐसा चीज़ है ना, जब तक ये चीज़ नहीं समझिएगा कि कर क्यों रहे हैं, इसका पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ पे कैसे यूज करेंगे, तब तक चीज़ें आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगी और पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहले ये सब चीज़ आपको बता दिए, बेसिक चीज़ आरसीसी क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होता है, मेंबर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब एक एक चीज़ पढ़ लिए। फिर लोड क्या होता है, लोड का ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये सब हम लोग देख लिए। आज थोड़ा सा बताते हैं आपको डिज़ाइन स्टेप्स के बारे में कि अगर आरसीसी स्ट्रक्चर का आपको डिज़ाइन करना है तो वो कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है और कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए टॉपिक मेरा ऊपर में लिखा हुआ है कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस फेज, यानी मान लिया जाए कहीं पे आपको कंस्ट्रक्शंस करना है, निर्माण करना है, तो आपको कौन कौन से फेज से गुजरना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्शंस फेज में जैसे मान लिया जाए हमने आपको सिंपल बोल दिया कि ये घर बनाइए। ठीक है, ये घर बनाइए, तो अभी तक हमने आपको थर्ड सेमेस्टर से पढ़ाते आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शंस करना है इसका, तो हमको क्या करना है, साइट विजिट करना है, डेटा लाना है, ड्राइंग बनाना है, डिजाइन करना है, ड्राइंग बनाना है, फिर जाकर के साइट पे काम कर देना है। तो ड्राइंग बनाना है तो ड्राइंग अब किसके अनुसार बनाएंगे, उसके डिजाइन के अनुसार। यानी ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं इस पर कितने टाइप्स के लोड आ रहा है, उस लोड को ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, लोड को कैरी कर पा रहा है कि नहीं, तभी जाकर के वो स्ट्रक्चर आपका सेफ रहेगा। क्योंकि डिजाइन करने का मकसद क्या होता है, सेफ्टी देखना है, सर्विसिबिलिटी देखना है, स्टेबिलिटी देखना है, इकोनॉमी देखना है और ड्यूरेबिलिटी देखना है। ये 5 चीज़ देखा जाता है। क्या क्या देखा जाता है कि डिजाइन करने का मकसद है, पहला मकसद सेफ्टी, दूसरा क्या है सर्विसिबिलिटी, तीसरा क्या है स्टेबिलिटी, चौथा क्या है ड्यूरेबिलिटी, और लास्ट 5वां क्या देखा जाता है, इकोनॉमी देखा जाता है। इस 5 फंडा को देखते हुए किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर का डिजाइन किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस फेज, यानी अगर मान लीजिए जाए कंस्ट्रक्शंस आप कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो आपको कौन कौन से फेज से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए क्या आरसीसी पढ़ रहे हैं, तो आरसीसी के तौर पे अब सर्वे वर्वे नहीं, वो सब तो करेंगे ही। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले प्लानिंग फेज पे। पहले क्या करते हैं हम लोग, प्लान बना लेते हैं कि किस टाइप का बनाना है, उसका प्लान कर लिए, प्लानिंग फेज हो गया। ठीक है, प्लानिंग करने के बाद अब उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन। वो जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया जाता है और डिजाइन किया जाता है। यहाँ पे 2 टर्म है, एक एनालिसिस है और दूसरा उसका क्या है, डिजाइन है। एनालिसिस में क्या किया जाता है कि जो भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर पर डिफरेंट टाइप्स के लोड को दिया जाता है और उस लोड के अनुसार उस स्ट्रक्चर को चेक किया जाता है कि ये जो स्ट्रक्चरल मेंबर है वो मेरा उस लोड को सस्टेन कर सकता है कि नहीं, ले सकता है कि नहीं, बियर कर सकता है कि नहीं। तो ये सब जो पोर्शंस आता है ये सब किस में आता है, एनालिसिस में आता है। जब एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है तब एक क्या होता है, जितना लोड पे वो स्ट्रक्चर आपका सेफ है उसी को साइज, उस जो साइज पे आपका, जिस लोड के लिए जिस शेप और साइज पे स्ट्रक्चर आपका सेफ है वही साइज शेप क्या कहला जाता है, उसका डिजाइन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है और डिजाइन किया जाता है। पहले प्लानिंग कर लिए, प्लानिंग करने के बाद उसका स्ट्रक्चरल का एनालिसिस कर लेते हैं और डिजाइन करते हैं। अब डिजाइन कर लिए, एनालिसिस कर लिए, उसके बाद क्या करता है, वो जो स्ट्रक्चर है आर द सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड। जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाया है वो स्ट्रक्चर आपका सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी 2 चीज़ को मेन देखना है। ठीक है, कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो सेफ है कि नहीं और सर्विसिबल है कि नहीं। अगर सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी को सेटिस्फाई कर दिया, जो भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया, डिजाइन किए, वो स्ट्रक्चर अगर आपका सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी को सेटिस्फाई कर दिया तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिजाइन ओके हो गया। इफ़ यस देन क्या होता है, कंस्ट्रक्शंस फेज शुरू, तब आपका कंस्ट्रक्शंस का काम शुरू हो जाता है। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं किया, अगर नहीं किया किस चीज़ को, सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी को, यानी जो भी आपने डिजाइन किया है वो डिजाइन अगर आपके सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी को सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर से क्या करना पड़ता है, रिवाइड करना पड़ता है। रिवाइड मतलब फिर से उसका डिजाइन करेंगे और फिर से
डिजाइन करने के बाद फिर जो दूसरा साइज आएगा, फिर उस साइज को चेक करेंगे कि वो मेरा सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी दे रहा है कि नहीं। अगर यस है तो आगे बढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन फेज की तरफ, अगर यहाँ पे नो है तो यहाँ से फिर हम लोग जाएंगे रिवाइड करेंगे और फिर से इसका डिजाइन एनालिसिस होगा। तो ये सारा प्रोसेस चलता है। देखिएगा जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे आपको तो कुछ कुछ ऐसा भी केस आएगा जहाँ पे आपको लिखा रहेगा रिवाइड, यानी डेटा आपको क्या करना है वहाँ पे रिवाइज करना है। तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू से पता कर लेंगे कि कब फेल कर रहा है, क्या मतलब जो भी है वो आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो वहाँ से भी आपको देखिएगा, ज़रूरत पड़ने पे कहीं कहीं हम बताएंगे कि आपको अब क्या करना है, इसको रिवाइड करना है। ठीक है, सेक्शन इज सेफ, अगर सेफ है तो ठीक है, अगर अनसेफ है तो फिर से क्या करना है, रिवाइड करना है। तो वही कह रहा है, सबसे पहले क्या किया हम लोग, प्लानिंग फेज कर लिए। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर का क्या करना रहता है, एनालिसिस डिजाइन कर लेते हैं। एनालिसिस डिजाइन करने के बाद जो मेरा स्ट्रक्चर वो है उसको चेक करते हैं कि सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी है कि नहीं। अब ये दोनों टर्म को समझ लीजिए, सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी। सेफ्टी तो सब लोग समझ रहे हैं, सुरक्षित। सर्विसिबिलिटी मतलब क्या हो गया कि वो जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं उसमें क्रैक नहीं हो। ठीक है, उसमें क्रैक वगैरह नहीं हो, डिफ्लेक्शंस वगैरह ये सब नहीं हो, बेंडिंग वगैरह ये सब नहीं हो। तो ये सब क्राइटेरिया किस में आता है, तो सर्विसिबिलिटी में आता है। ठीक है, तो अगर सर्विसिबल हो गया और सेफ हो गया तब आप क्या करेंगे, यस हो गया तब कंस्ट्रक्शंस का फेज शुरू होगा, यानी इसका अब क्या होगा, निर्माण का कार्य शुरू कर लेंगे। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं किया, नो हो गया, ये यस के जगह यहाँ नो हो गया, तो फिर से इसका क्या करना पड़ता है, रिवाइड करना पड़ता है। तो ये आपका क्या हो गया, कंस्ट्रक्शंस फेज। कहीं पे भी कुछ चलेंगे, आरसीसी पढ़ रहे हैं तो आरसीसी के टर्म में कंस्ट्रक्शन फेज यानी किसी चीज़ का निर्माण करेंगे तो सबसे पहले उसका क्या किए, प्लानिंग किए। प्लानिंग करने के बाद क्या करेंगे, जो भी डिजाइन और एनालिसिस करेंगे। अब डिजाइन और एनालिसिस के अनुसार जो मेरा स्ट्रक्चर है अगर वो सेफ और सर्विसिबल है, उस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया तो कंस्ट्रक्शंस आपका क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं किया है तो फिर से उसको क्या करना है, डिजाइन करना है। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड पे। अब देखिए क्या रहा है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन। अब स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन में क्या क्या चीज़ को देखा जाता है, कौन कौन से टर्म को देखा जाता है। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन में देखिए मेनली 5 टर्म्स को देखा जाता है। ठीक है, सबको चाहे तो आप एक एक करके नोट्स भी कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सबको बताने जा रहे हैं, जो कि जनरल टर्म्स में आपको ये सब चीज़ आना चाहिए आरसीसी पढ़ने से पहले। तो देखिए पहला क्या कर रहा है कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन के लिए सबसे पहला क्या कर रहा है, सेलेक्ट ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर सिस्टम। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर सिस्टम को सेलेक्ट करना है टू ब्रिंग द आर्किटेक्चरल कंसेप्ट इनटू बीइंग्स। यानी कहने का मतलब जैसे आप प्लान करते हैं, ठीक है, तो कोई भी प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद प्लान क्या, आर्किटेक्चरल के अनुसार जो भी आर्किटेक्ट है वो आपका प्लान करके दिया। जैसे मान लीजिए आपको बिल्डिंग बनाना है, अपार्टमेंट बनाना है, फ्लैट बनाना है, तो आर्किटेक्ट क्या करता है, उसका प्लान बना करके आपको दे दिया। अब उस प्लान के अनुसार उसका स्ट्रक्चर डिजाइन कौन करते हैं, सिविल वाले करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर डिजाइन कौन करते हैं, सिविल वाला। तो वो स्ट्रक्चर डिजाइन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं आरसीसी में कि कैसे किया जाता है। तो वही कह रहा है, जो पहला फेज है, पहला क्या स्टेप क्या करता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर सिस्टम। एक मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर सिस्टम को सेलेक्ट करते हैं जो कि लाता है आपको आर्किटेक्चरल कंसेप्ट को इनटू बीइंग्स। दूसरा पॉइंट क्या देखता है, एस्टिमेट ऑफ लोड ऑफ स्ट्रक्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोड का एस्टिमेट करना, आपको लोड का कैलकुलेशंस करने के लिए आना चाहिए अगर किसी भी स्ट्रक्चर का आप डिजाइन करते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आता है, न्यूमेरिकल बेस्ड आता है। न्यूमेरिकल बेस्ड मतलब आपको सब चीज़ दे देगा कि बीम का ये साइज है, इतना लंबा इतना चौड़ा है, उस पर इतना इतना टाइप्स का लोड आ रहा है, तो आप उसका डिजाइन कीजिए कितना होगा, यानी सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन अब इन प्रैक्टिकली अगर आप सोचें, हम आपको बोल दें कि बिल्डिंग का डिजाइन कीजिए, तो आपके पास क्या है, नथिंग, कुछ नहीं है। सबसे पहले प्लान बनाए, प्लान बनाने के बाद जो भी आर्किटेक्चरल प्लान है उस आर्किटेक्चरल प्लान के अनुसार आप देखिएगा बीम का लंबाई कितना है। अब लोड में बात हो गया कि लोड उस पर क्या होगा, तो लोड आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप्स के जो लोड हैं, अभी तुरंत हम आपको लोड भी बताएंगे। तो उस लोड का क्या किया जाता है, तो दूसरा केस में एस्टिमेट किया जाता है किसका, लोड का ऑफ स्ट्रक्चर, यानी जो भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर पर का लोड क्या है और उस पर किस किस टाइप्स के लोड आ रहे हैं। तीसरा जो देखा जाता है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस फॉर एस्टिमेशन ऑफ स्ट्रेसेस। अब देखिए वो जो भी स्ट्रक्चर है उस पर किस किस टाइप के स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं उसका भी एस्टिमेशन किया जाता है।
ठीक है। और चौथा क्या है, स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ एक्चुअल प्रोपोर्शन, यानी अब स्ट्रक्चरल का डिजाइन किया जाता है किस प्रोपोर्शन में, तो एक्चुअल प्रोपोर्शन में, यानी साइज एंड रिइंफोर्समेंट, यानी क्या साइज लें, जैसे बीम का डिजाइन कर लिए तो बीम का क्या साइज रखें, बीम में कितना लोहा दें, कितना परसेंटेज एरिया ऑफ स्टील दें, तो ये सब चीज़ का यहाँ पे किया जाता है। ETC फॉर सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी, यानी ये दोनों चीज़ को देखा जाता है मेनली, सेफ्टी और सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया को, ठीक है। अब फिर लास्ट में पांचवा में किया जाता है सबमिशन ऑफ ड्राइंग। जब इतना सब कुछ ओके हो जाता है तब जा करके लास्ट में क्या करते हैं, उसको सबमिशन कर देते हैं। जो भी स्ट्रक्चर बनाए उस स्ट्रक्चर के अनुसार जो भी आपने डिजाइन किया है वो एनालिसिस करने के बाद जो भी डिजाइन आया उस डिजाइन का क्या किया जाता है, ड्राइंग बना करके हैंड ओवर कर दिया जाता है। उस ड्राइंग के अनुसार कंस्ट्रक्शन साइट्स पे क्या होता है, वर्क चलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या चीज़ कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन, कि किस तरह से स्ट्रक्चरल का एनालिसिस किया जाता है और डिजाइन किया जाता है। ये प्रोसेस हम बता रहे हैं, आपको अभी करवा नहीं रहे, करवाएंगे, पूरा सिलेबस हम लोग को यही पढ़ना है। उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड में। जैसे हमने आपको क्या बताया कि लोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लोड की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका लोड में लिखा हुआ है, लोड में देखिए आपका क्या लिखा हुआ है। अगर लोड की बात करेंगे तो देखिए लोड में लिखा हुआ है ना कि दो टाइप का, पहला क्या करा है, द एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ लोड, यानी किसी भी स्ट्रक्चर पे आपको एस्टिमेट करना है, एक्यूरेट एस्टिमेशंस ऑफ लोड, कि जो लोड्स आ रहा है उस स्ट्रक्चर पे उसका एक्यूरेट एस्टिमेशंस क्या है, एक्यूरेट क्या है लोड, ठीक है। तो एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ लोड। दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं, द रोस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लाइड लोड, यानी जो भी अप्लाइड लोड किसी स्ट्रक्चर पे आ रहा है तो मैक्सिमम रोस्ट कंडीशन क्या हो सकता है, मैक्सिमम रोस्ट कंडीशन क्या हो सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं एक ब्रिज की बात करते हैं, ठीक है, एक ब्रिज की ही बात करते हैं, तो ब्रिज पे देखिए मैक्सिमम रोस्ट कंडीशंस किस किस टाइप के लोड आ सकते हैं। अगर मान लीजिए ये गाड़ी जा रहा है, ठीक है, ये गाड़ी जा रहा है, इस तरह से गाड़ी जा रहा है, तो एक तो गाड़ी का हैवी लोडेड आएगा, उसका हो जाएगा। दूसरा अगर गाड़ी जा रहा है स्पीड पे, अब देखिए विंड का प्रेशर भी आ रहा है, तो विंड के प्रेशर्स के कारण भी कुछ लोड लगेगा, उसको एस्टिमेट किया जाएगा। दूसरा अगर गाड़ी जा रहा है, ब्रेक लगाएंगे तो उसके कारण भी क्या है, दूसरे टाइप्स का लोड लगेगा। तो मैक्सिमम रोस्ट लोडेड क्या हो सकता है, यानी मैक्सिमम रोस्ट लोडेड जो हो सकता है, यानी एकदम इन्वर्स कंडीशंस में किस किस टाइप्स के लोड आ सकते हैं, वो सारे चीज़ का स्टडी करके तो वही करा उसका कॉम्बिनेशंस लिया जाता है। तो ये पूरा कोड में हम बताएंगे कि लोड का आपको कॉम्बिनेशंस कैसे लेते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, ये सब जो है डिफरेंट टाइप्स के लोड का कॉम्बिनेशंस। तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा डेंजर कॉम्बिनेशन वाला लोड है उस डेंजर कॉम्बिनेशंस वाले लोड को लेकर के क्या किया जाता है, स्ट्रक्चर का डिजाइन किया जाता है। तो अगर हम लोड की बात करें बाबू, तो लोड की अगर हम बात करें तो लोड में देखिए आपका क्या है, तो लोड में सबसे पहला आपका डेड लोड है, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, एम्प्लॉय लोड, और जिसको हम लोग बोलते हैं लाइव लोड, और तीसरा आपका क्या है, इन्वायरमेंटल लोड, ठीक है। अब एक एक करके सब कुछ सीखिए। अभी तक हम आपको बताते होंगे डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, स्नो लोड, ये सब बता रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आज हम आपको तीन टर्म, एक अलग चीज, पहला क्या बता रहे हैं, एक डेड लोड हो गया, दूसरा लाइव लोड हो गया, तीसरा इन्वायरमेंटल लोड, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल लोड का ही पार्ट्स है आपका ये सारा चीज़। तो एक एक करके सबको समझिए ये क्या होता है। तो डेड लोड अब धीरे धीरे आपका स्टैंडर्ड क्या हो रहा है, हाई होते जा रहा है। अभी तक आप सीखे होंगे कि डेड लोड मतलब क्या चीज़, सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर, यानी वैसा लोड जहाँ एक जगह पड़ा हुआ है, ठीक है। उसको इंजीनियरिंग टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, सिविल इंजीनियरिंग के टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए डेड लोड आपका क्या हो गया, लोड ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड रिमेन्स इन वन पोजिशन, यानी आपका लोड का जो है ना मैग्नीट्यूड क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, यानी एक समान से लोड लग रहा है और वो क्या है, एक ही पोजिशंस पे लग रहा है, पोजीशंस भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड जो लोड लग रहा है उस लोड का मैग्नीट्यूड भी सेम है, कांस्टेंट है। तो उस टाइप के लोड को हम लोग क्या बोलेंगे, डेड लोड। तो डेड लोड में क्या आता है, सेल्फ वेट। अगर एग्जांपल में देखा जाए तो क्या हो जाएगा बाबू, तो डेड लोड में आपका क्या हो जाएगा, सेल्फ वेट। डेड लोड आपका क्या हो जाएगा, सेल्फ वेट, ठीक है। दूसरा जो लोड होता है कौन सा है, इम्प्लॉयड लोड। इम्प्लॉयड लोड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाइव लोड भी बोलते हैं। इम्प्लॉयड लोड को ही क्या बोला जाता है, लाइव लोड बोला जाता है। तो इम्प्लॉयड लोड में कह रहा है लोड्स दैट कैन चेंज इन मैग्नीट्यूड, यानी वैसा लोड जो क्या करे, मैग्नीट्यूड का जिसका चेंज हो रहा है और जिसका पोजीशंस चेंज हो रहा है, तो उस टाइप के लोड को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लॉयड और लाइव लोड।
यानी वैसा लोड जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो और पोजीशंस भी चेंज हो, उस टाइप के लोड को हम लोग बोलते हैं इम्प्लॉयड और लाइव लोड। तो ये जैसे एग्जांपल के लिए पीपल्स हो गया, फर्नीचर वगैरह हो गया, आदमी वगैरह हम लोग हो गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यही गाड़ी जा रहा है, ये गाड़ी जा रहा है अगर ब्रिज पे, तो ब्रिज पे ये गाड़ी जा रहा है, जब तक गाड़ी ब्रिज पे रहेगा तब तक कुछ अलग लोड रहेगा, फिर हट जाएगा तो अलग लोड होगा, यानी ये ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, ठीक है। अलग दूसरा यानी डिफरेंट ग्रेविटी के कारण जो सब लोडेड लग रहा है वो सब भी लोडेड आपका किस में आता है, तो इम्प्लॉयड लोडेड में आता है, ठीक है। तो सिंपल आप ये समझे कि इम्प्लॉयड लोड मतलब क्या चीज़, वैसा लोड जो क्या हो, चेंज हो, जिसका मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन। तीसरा जो लोड होता है बाबू, वो कौन सा लोड है, इन्वायरमेंट लोड में पहला क्या हो गया, स्नो और आइस लोड। दूसरा क्या हो गया, रेन यानी बारिश आ रहा है उसके कारण। तीसरा किसको कंसीडर है, तो विंड का। चौथा किसको किया है, सिस्मिक और अर्थक्वेक। ये दोनों एक ही टर्म है, सिस्मिक और अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक लोड को हम लोग सिस्मिक लोड भी बोलते हैं, सिस्मिक लोड को आप अर्थक्वेक लोड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सिस्मिक और अर्थक्वेक, तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स के लोड। अब इस लोड में भी जब स्ट्रक्चर का डिजाइन करेंगे तो इस लोड में भी वैसा लोड को लेंगे जो रोस्ट कॉम्बिनेशन में हो, है ना, एडवर्स कॉम्बिनेशन में हो, उस टाइप के कॉम्बिनेशन वाले लोड को लेकर के स्ट्रक्चर का डिजाइन किया जाता है ताकि वो स्ट्रक्चर क्या हो, सेफ हो। जैसे आप देखते होंगे, मान लिया जाए जिनका आर्मी में लगता होगा जॉब, तो उसका ट्रेनिंग इतना डिफिकल्ट ट्रेनिंग किया जाता है ताकि आगे अगर वैसा कुछ आ जाए तो उस फेज को वो आराम से क्या करे, रेसिस्ट कर ले, है ना। तो इसीलिए जब स्ट्रक्चर का आप डिजाइन कर रहे हैं तो उस पर इस तरह के एकदम एडवर्स कंडीशंस वाले लोड को लिया जाता है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, उस टाइप के लोड वहाँ पे अकर कर सकते हैं। तो उतना एडवर्स कंडीशंस वाले, रोस्ट कंडीशंस वाले लोड को कंबाइन करके लिया जाता है ताकि स्ट्रक्चर आपका क्या हो, सेफ रहे, ठीक है। तो ये लोड में ये सब लेते हैं। अब सबका अलग अलग कोड बुक होता है, ठीक है। ये जितना भी लोड्स है ना, सब लोड्स का अलग अलग कोड बुक होता है। तो आइए एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला कह रहा है IS 875 पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक, यानी लोड की बात कर रहे हैं। तो लोड को लिए जो आपका कोड बुक है, तो यही कोड बुक यूज होता है। ये सब पूछता है इंटरव्यू में भी और एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो अभी हम आपको RCC पढ़ा रहे हैं। ये जैसे ही आप अब शुरू करने वाले, हम लोग यूनिट्स पे आ ही गए हैं, तो बेसिक चीज़ आपको बता देते हैं। ये सब आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए 875 पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5, एक कोड है IS 875 पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक है। देखिए 1987 में बना गया था। ये जो कोड है टोटल IS 875 का 5 पार्ट, ये किसके लिए कोड है, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिजाइन लोड। किसके लिए, तो जो डिजाइन लोड ले रहे हैं, किस किस टाइप्स के लोड लेंगे, अदर देन अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक को छोड़ करके है, फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। ये सेकेंड रिवीजन कोड है, यानी दूसरा बार रिवाइज करके ये बना है, ठीक है। यानी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पे जो डिफरेंट टाइप्स के लोड लग रहा है, उस लोड में अर्थक्वेक लोड को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके लिए जो कोड यूज किया जाता है IS 875 1987, ठीक है। तो इसमें 5 पार्ट है, IS 875 का 5 पार्ट है। पार्ट 1 आपका क्या बताता है, तो पार्ट 1 आपका बताता है, पार्ट 1 जो है आपका, ये पार्ट 1 किसके लिए है, डेड लोड के लिए। अगर आपसे कोई पूछ दे कि हमें डेड लोड के बारे में स्टडी करना है तो कौन सा कोड बुक के बारे में स्टडी करेंगे, तो IS 875 पार्ट 1। पार्ट 2 में किस लोड के बारे में बताया गया है, तो पार्ट 2 में आपका इम्प्लॉयड लोड और जिसको हम लोग लाइव लोड बोलते हैं उसके बारे में बताया गया है। पार्ट 3 के लिए कोड बुक कौन सा है, तो पार्ट 3 यानी विंड लोड के लिए पार्ट 3। पार्ट 4 आपका कौन सा कोड है, स्नो लोड के लिए। और पार्ट 5 जो आपका है, इसमें क्या है, स्पेशल लोड एंड लोड कॉम्बिनेशंस, यानी डिफरेंट के लोड्स को अगर आपस में कंबाइन कर देंगे तो उसके बारे में जो बनाया गया है IS कोड, वो पार्ट 5 में जिक्र किया गया है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। अगर RCC का आपको डिज़ाइन पूरा अच्छे से सीखना है तो आपको लोड का भी कैलकुलेशंस का नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए आपको IS 875 पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 ये भी कोड बुक रखिए, ठीक है।
तो ये कोड बुक भी आप लोग सब लोग प्रिंट करके रखेंगे, उसको जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम आपको इसका भी हेल्प लेकर के बताएंगे। पूरा जब आरसीसी पढ़ा देंगे तब आपको एक बिल्डिंग का अच्छा से डिज़ाइन बताएंगे कि किस तरह से लोड वगैरह कैलकुलेट करके डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये कोड बुक भी आपको हेल्प करेगा किसके लिए, लोड कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि बिना लोड का, अगर लोड पता ही नहीं है तो स्ट्रक्चर का आप डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो ये चीज़ भी जानना बहुत ही उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आपको डिज़ाइन करना है। अब देखिए, तो ये तो हो गया, सारा लोड आ गया इसमें, लेकिन अर्थक्वेक के बारे में नहीं बता जिक्र किए। तो अर्थक्वेक के लिए अलग से कोड है। तो अर्थक्वेक के लिए कोड जो है IS 1893 2000 IS 1893 अर्थक्वेक रेसिस्टेंस डिजाइन कोड है, ठीक है। यानी अर्थक्वेक के बारे में, ये अर्थक्वेक आपका डिपेंड करता है कौन से जोन में आते हैं, किस जोन में कितना इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है, तो वो सब देख करके इस कोड का हेल्प ले करके उसका डिजाइन किया जाता है। अच्छा, ये जो कोड बुक है, ये कोड बुक में डाटा आता कहाँ है, ये प्रैक्टिकली किया हुआ, यानी जो रिसर्च लोग करते हैं उसे रिसर्च करके उस डेटा को उस कोड बुक में डालते हैं और उस कोड बुक को ही लोग इम्प्लीमेंट करके क्या करता है, डिजाइन करता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डिजाइन फिलोसफी कि सर आपको अगर डिजाइन करना है एक स्ट्रक्चर का, आरसीसी स्ट्रक्चर का, तो क्या फिलोसफी अपनाएंगे, कैसे अपनाते हैं, ठीक है, कैसे डिजाइन करते हैं। तो डिजाइन फिलोसफी में सबसे पहला तो ये लिया जाता है, देखिए इधर लिखे होंगे फ्यू फंडामेंटल असम्पशंस, यानी जो आपका IS कोड बोलता है, जो लोग रिसर्च करके कुछ डेटा दे दी है उस डेटा का हेल्प लेते हैं। दूसरा आपका IQ, आप क्या सोच रहे हैं, वो जो सोच हैं उस सोच को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है आपके कंडीशंस को, डिजाइन क्राइटेरिया को, तो उसके आधार पे तो डिजाइन जो फिलोसफी होता है, तो डिजाइन फिलोसफी आपका क्या हो गया, पहला हो गया फ्यू फंडामेंटल एजम्पशंस। फ्यू फंडामेंटल एजम्पशंस यानी कुछ जो एजम्पशंस दिया हुआ है उसको आधार मान के करते हैं। दूसरा क्या है, प्रोसीजर, यानी रिफ्लेक्ट द वे ऑफ थिंकिंग। प्रोसीजर कहने का मतलब रिफ्लेक्ट द वे ऑफ थिंकिंग, यानी आप किसी भी डिजाइन को जो कर रहे हैं तो आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, उसका क्या पर्पस है, किस मकसद के लिए कर रहे हैं, उसी हिसाब से भी उसका क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो डिजाइन फिलोसफी में दो चीज़ देखा जाता है, पहला क्या चीज़, तो एक फंडामेंटल एजम्पशंस है और दूसरा प्रोसीजर को रिफ्लेक्ट द वे ऑफ थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हैं उसके आधार पर किया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया सर डिजाइन फिलोसफी। अब डिजाइन फिलोसफी, अब बात करते हैं सर डिजाइन की। अब आ गए हम लोग सिलेबस की तरफ। अब हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की, डिजाइन की। तो जो डिजाइन किया जाता है स्ट्रक्चर का, वो आपका 3 मेथड से, स्ट्रक्चर का जो डिजाइन होता है वो 3 मेथड से। पहले होता था वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, अल्टीमेट लोड मेथड से, उसके बाद अभी क्या हो रहा है, लिमिट स्टेट मेथड से, ठीक है। अभी आपका क्या हो रहा है, लिमिट स्टेट मेथड से। तो डिजाइन फिलोसफी, तो ये देखिए डिजाइन मेथड की अगर बात करेंगे तो डिजाइन मेथड आपका टोटल अभी क्या है, 3 टाइप के मेथड से डिजाइन किया जाता है। सबसे पहले वर्किंग स्ट्रेस चलता था जिसको WSM मेथड बोलते हैं, उसके बाद फिर बीच में आया अल्टीमेट लोड मेथड। अभी जो चल रहा है डिजाइन का क्राइटेरिया, तो अभी क्या चल रहा है, लिमिट स्टेट मेथड। हमने आपको बताया कि डिजाइन करते समय सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी इसको देखा ही जाता है, साथ में इकोनॉमी भी देखा जाता है, स्टेबिलिटी भी देखा जाता है और ड्यूरेबिलिटी भी देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो मैक्सिमम कंडीशंस को फॉलो कर दे जिस मेथड, उसी मेथड का एडॉप्शन किया जाता है। तो अभी एट करंट में आपका ना तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से चलता है, अभी भी कुछ स्ट्रक्चर का डिजाइन वर्किंग स्ट्रेस से होता है, जैसे वुडन स्ट्रक्चर हो गया, स्टील स्ट्रक्चर हो गया, तो वहाँ पे अब स्टील का भी लिमिट स्टेट आ गया है, लेकिन अभी भी जहाँ ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ पे आपका ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड का डिजाइन होता है। तो वर्किंग भी नहीं चलता है, अल्टीमेट भी खत्म हो गया है। अब इंडिया में जो भी चल रहा है लिमिट स्टेट मेथड, अभी हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया की बात कर रहे हैं, यानी इंडिया में जो भी डिजाइन चल रहा है अभी वो कौन सा मेथड पे चल रहा है, तो लिमिट स्टेट मेथड, जिसको LSM मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो इसी LSM मेथड के बारे में हम लोग को पूरा पढ़ना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का एजम्पशंस क्या बोलता है, कि किस तरह से उस पर काम किया जाता है, और थोड़ा सा पढ़ना है प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में, ठीक है। जो यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है, तो यूनिट फर्स्ट अब हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो मेथड्स हमने आपको बता रखा है, तो 3 मेथड। पहला क्या है बाबू, WSM। पहला क्या है, WSM, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड ये अर्ली 1900, यानी ये कब आया था, 1900 ईस्वी में आया,
ठीक है। ये कब आया था आपका 1900 ईस्वी में आया था, ठीक है। तो ये अर्ली सबसे पहले आया था, सबसे पुराना ये लगभग 1900 ईस्वी में आया था। उसके बाद बीच में एक मेथड आया, उस मेथड का नाम क्या है, ULM मेथड। ULM मतलब कहने का मतलब अल्टीमेट लोड मेथड। ULM कहने का मतलब क्या चीज़, अल्टीमेट लोड मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड। U फॉर अल्टीमेट, L फॉर लोड, M फॉर मेथड। यानी इसमें जो लोड दिया जाता है, इसमें थोड़ा सा लोड को क्या किया, बढ़ाया गया और स्ट्रक्चर को वही रखा। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में स्ट्रक्चर को वही रखा और कम लोड दिया। कम लोड के लिए स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब देखिए धीरे धीरे लोड को बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन स्ट्रक्चर का साइज वही रखते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, यानी खर्च बढ़ रहा है, इकोनॉमी बनाया गया। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में थोड़ा सा क्या होता है, खर्च ज़्यादा आ जाता था और हैवी सेक्शन बन जाता था। तो ये सब बताएंगे आपको पूरा डिटेल्स कि क्यों इसको छोड़ करके इस पे आए, फिर इसको छोड़ करके क्यों अल्टीमेट पे आए, लिमिट स्टेट पे आए, वो बता रहे हैं। अभी सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपको कि कौन कौन सा मेथड कब आया था। दूसरा क्या है, अल्टीमेट लोड मेथड। ये USA में लगभग 1956 में आ गया था, ठीक है। ये 1900 यानी 56 साल के बाद, समझ रहे ना, ये 1900 में कहीं और ये 56 में, यानी 1956 साल बाद। UK में, यही यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड वगैरह में आपका कब आ गया था, 1957 में, ठीक है। एक साल के बाद इंग्लैंड इसको अडॉप्ट कर लिया था, UK अल्टीमेट लोड मेथड को। एंड लेटर ऑन इंडिया, सबसे बाद फिर उसके बाद किस में आ गया था, हमारे देश कंट्री इंडिया में आया था। कौन सा मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड। उसके बाद आपका अल्टीमेट लोड ज़्यादा दिन तक नहीं चला, फिर आपका क्या आ गया, तो लिमिट स्टेट मेथड। फिर आपका क्या आ गया, लिमिट स्टेट मेथड, जिसको LSM बोलते हैं। ये जो LSM मतलब लिमिट स्टेट मेथड। अब सब के बारे में बताएंगे कि इसमें क्या खासियत है, उसमें क्या खासियत है, सब चीज़। तो लिमिट स्टेट मेथड जो है, इसका जो डेवलपमेंट हो गया था, तो देखिए अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसका डेवलपमेंट देखिए कब हो गया आपका, लिमिट स्टेट मेथड का आपका डेवलपमेंट 1955 में ही हो गया था, है ना, 1955 में। ये देखिए अल्टीमेट 1956 में आया, जबकि यहाँ तब तक उसका वहाँ पे इधर लिमिट स्टेट का डेवलप हो गया। तो ज़्यादा दिन अल्टीमेट नहीं चला, उसके जस्ट बाद आपका डेवलपमेंट हो गया किसका, अल्टीमेट लोड मेथड का, ये लिमिट स्टेट मेथड का। और ये 1978 में इंडिया में काम होने लगा था। 1978 से यानी ज़रूरत पड़ने पे लिमिट स्टेट और अल्टीमेट लोड मेथड, ये दोनों पे काम होता था। लेकिन कम्प्लीटली फुल्ली जो है इंडिया में कब, तो 2000 से इसको एडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। इसीलिए आप कोड पढ़ते होंगे तो IS 456 है ना, IS 456 2000, IS 456 2000 है ना। वर्किंग स्ट्रेस मेथड का जो कोड है 1956 है, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका आया IS 456 2000। तो ये जो कम्प्लीटली अभी जो मेथड चल रहा है आपका, अभी क्या चल रहा है, लिमिट स्टेट मेथड से। जो भी डिजाइन आपका चल रहा है, ये सारा डिजाइन आपका क्या चल रहा है, लिमिट स्टेट मेथड से। अब यहाँ से एक एक करके हम लोग सारे मेथड्स को देखेंगे। पहले वर्किंग स्ट्रेस मेथड देखेंगे, फिर वर्किंग स्ट्रेस में क्या एजम्पशंस था वो देखेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता क्या है इसको डिफाइन करेंगे। फिर इस तरह से एक एक स्टेप्स को बढ़ते जाएंगे। अब हम लोग पूरा सिलेबस की तरफ आ गए हैं। अब सोचिए RCC पढ़ाने के लिए हमको 2 से 3 क्लास आपको उसका भूमिका बनाने में लगा कि RCC क्या होता है, पढ़ क्यों रहे हैं, किस तरह से इस पर काम किया जाता है, ये सब चीज़। अब हम लोग देखने वाले हैं कि RCC का जो डिजाइन करेंगे कौन सा मेथड से, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। तो वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में जो हम लोग देखने वाले हैं, फर्स्ट यूनिट का ये सब पूरा इंट्रोडक्शन में ही चला कर रहा है। अभी देखिए, अब यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड WSM क्या होता है, इसका एजम्पशंस क्या होता है, ठीक है। अब एग्जाम पॉइंट को भी देखते चलेंगे कि एग्जाम में आपका किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से बनता है, उस टाइप को सबको देखते हुए काम करना है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड सबसे पहला एजम्पशंस देख लेंगे, फिर वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है, कैसे डिजाइन किया जाता है, इसका स्टेप्स वगैरह देख लेंगे, क्यों इसको हटा करके अल्टीमेट पे आया वो देखेंगे। उसके बाद इसमें और एक पोर्शंस पढ़ना है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। प्री स्ट्रेस कंक्रीट इसको पता नहीं अंदर क्यों घुसा दिया, इसमें यहाँ घुसाना नहीं चाहिए था, लेकिन हम आपको बता देंगे कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है और ये कितने मेथड से होता है, कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज़ थोड़ा सा पढ़ना हम लोग को यूनिट 1 में। उसके बाद जैसे यूनिट 2 आ जाएंगे तो अब यहाँ से हम लोग सीखेंगे लिमिट स्टेट मेथड, कि लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है। अब इसको डिजाइन करने से पहले IS 456 आपका जो कोड बुक है, इस कोड बुक में बहुत सारे ऐसे टेबल्स हैं, टेबल 6, टेबल 4, टेबल 5, टेबल 9, क्लाउज नंबर जो भी है
क्लाउज 6.1, 6.11, ये सब जो भी क्लाउजेज वगैरह है सबको आपको बताएंगे। ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है, फिर से एक बार सबको डिटेल्स बताते जाएंगे एज पर सिलेबस के अनुसार, और उसी को हम लोग कंटिन्यू पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप ही आज हम आपको बताया कि आपका क्या चीज़, कोई भी चीज़ का आरसीसी का डिज़ाइन करते कंस्ट्रक्शन फेज क्या होता है, कैसे काम होता है, फिर आपको लोड्स के बारे में बता दिए, फिर लोड्स के बाद आपको डिज़ाइन फिलोसफी बताए, फिर डिज़ाइन फिलोसफी के बाद डिज़ाइन मेथड बताए। तो डिज़ाइन मेथड में 3 मेथड, वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट लोड मेथड और लिमिट स्टेट मेथड। आप एक एक करके हम लोग देखेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है, किस तरह से वर्क करता था, इसका क्या एजम्पशंस था। ठीक है, क्योंकि ना तो अब इसका यूज होता है, ये सब ओल्ड मेथड हो गया, अब इसका यूज भी नहीं होगा। अब जो भी कंस्ट्रक्शंस करेंगे सारा लिमिट स्टेट मेथड से भी बिल्डिंग का डिजाइन होता है। ठीक है, दूसरा अल्टीमेट क्या था उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे, और तुरंत हम लोग आ जाएंगे लिमिट स्टेट मेथड का डिजाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आई होप अब ये सब बेसिक चीज़ें आपको समझ में आने लगी होगी कि आरसीसी क्या होता है और इसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग है। आरसीसी ऐसा सब्जेक्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर ढंग से अच्छे से पढ़ा जाए और अच्छा कंटेंट से पढ़ा जाए, और पढ़ क्यों रहे ये सीखा जाए कि आखिर पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का मकसद क्या है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये सब चीज़ अगर तरीका आप अच्छे से सीख जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अभी भी आप लोग को करना कुछ नहीं है, हाईएस्ट कोड ले लीजिए, बाकी सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको एक एक स्टेप वाइज पूरा बताते चलेंगे। ठीक है, आरसीसी का क्लास आपका पर डे होगा, आरसीसी का क्लास आपका पर डे होगा, इसमें भी लाइव क्लासेस आपका यानी 3 दिन होगा। ठीक है, 3 दिन आपका होगा लाइव क्लासेस आरसीसी का, लेकिन अभी क्लासेस आपका आरसीसी का पर डे चलेगा, एक रूटीन देंगे, उसी रूटीन के अनुसार पूरा आरसीसी का आपका क्लासेस चलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 80 से 90 लेक्चर में हम लोग मतलब स्मूथली बनाएंगे, अच्छा से 70-80 लेक्चर्स में आपका आरसीसी ये कंप्लीट होगा। आप बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई एक बुक आप फॉलो कर लीजिएगा डिप्लोमा लेवल के लिए, हमने आपको बता दिया था, नीलम शर्मा का भी बुक रख सकते हैं, या तो कोई लाइब्रेरी से एक बुक इशू करवा लीजिएगा, पीसी पूनमिया का। ठीक है, नीलम शर्मा ले लीजिए डिप्लोमा लेवल के लिए। ठीक है, ठीक है, कोई एक बुक रेफरेंस कर रखिएगा, क्योंकि इजी लैंग्वेज वाला किताब पहले पढ़िए, उसके बाद थोड़ा फास्ट लैंग्वेज वाला पढ़ेंगे, तब फॉरेन राइटर वाले पढ़ेंगे, तब चीज़ें आपको समझ में आएगी। पहले अगर उस तरह से हैवी राइटिंग फॉरेन राइटर का बुक ले लीजिएगा तो फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, दिक्कत होगी। अब बुक को छोड़ दीजिए, हम आपको जो स्टेप्स बताते जाएंगे उस स्टेप्स को आप फॉलो करते जाइएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आरसीसी में। एग्ज़ाम तो आराम से जाएगा ही, एग्ज़ाम के बाद भी आपके रियल लाइफ में कैसे काम करते हैं वो सब चीज़ भी आपको थोड़ा बहुत सिखा देंगे। ठीक है, क्योंकि एज ए प्रोफेशनली हम काम करते हैं बिल्डिंग ड्राइंग का, सब लोग को पता है कि किस तरह से ये काम होता है। ठीक है, सब लोग को पता है कि हम ड्राइंग का भी काम करते हैं, डिजाइनिंग का भी काम करते हैं, तो वो सब चीज़ आपको सिखाएंगे, जहाँ जहाँ जिसका ज़रूरत पड़ेगा वो सब चीज़ करवा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।